हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और कल जैसा हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैग, ठीक है, CAG, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उनसे रिलेटेड जो भी बातें थी उसमें हो गई थी। आज कुछ प्रमुख केस हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में कुछ प्रमुख केस और कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा पूछे भी गए हैं कई सारे एग्जाम्स में। ये सारे जो पॉइंट्स आज की क्लास में होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पैट हो, जो अभी हाल ही में पैट का एग्जाम आने वाला है वो उसके लिए भी, और जो एनटीपीसी का एग्जाम 4 जून को लगा है, इसकी मैराथन की तैयारी कर ही रहे हैं। आपको बहुत जल्दी उसमें, बहुत ज्यादा नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि टॉप 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के ले लिए जाए, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो और करंट हो। तो ऐसे करके हम लोग एक अभी आज चार्ट वगैरह बना लेंगे पूरा, आपको हम बोल सकते हो टाइम टेबल जो होगा अपना वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है आज की क्लास का वो क्या है कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। मद्रास मतलब वर्तमान में इसी मद्रास को बोलते हैं, मद्रास का नाम है चेन्नई, मतलब चेन्नई का नाम ही पूर्व था मद्रास, और बात की जाए तो वर्तमान में यह तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो मद्रास राज्यवाद का संबंध स्वतंत्र भाषण पर रोक से है, जबकि रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का संबंध निवारक अवरोध की प्रक्रिया से। बेला बनर्जी वाद का संबंध पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन से है। मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे ये विवाद हैं जो सरकार से रहे थे, और ये पूछे भी गए हैं कि अगर A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो ये विवाद था या जो बात था ये किससे था, किससे संबंधित था, कौन सा इसका विषय था, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भाषण पर रोक लगा दी गई थी एक टाइम पे, तो उससे संबंधित है। ठीक है, रोमेश थापर वाला जो विवाद था वो किससे संबंधित था, तो निवारक अवरोध से था। इसके बाद में बेला बनर्जी जो वाद था ये किससे संबंध था, तो पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन से। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित राज्य हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगर बात की जाए राज्यों की तो राज्यों में तो है ये 25, और उन्हीं 25 में दो ऐसे बोल सकते हो उच्च न्यायालय और हैं जो संघ शासित प्रदेश में, संघ शासित या बोल सकते हो केंद्र शासित प्रदेशों में, वो दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर ये उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट उनका पर्सनल स्थित है या उनके पास है। एक तो दिल्ली हो गया और दूसरा जम्मू एवं कश्मीर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 3 और अधिकतम 160 होती है। मतलब चाहे जितने भी कम वो हो न्यायाधीश, तो उनकी जो संख्या कम से कम होगी वो 3 तो होनी ही चाहिए, और अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 160 हो सकती है। ठीक है, किसकी बात की गई, उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं की जा रही है, अभी उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। प्रयागराज उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में न्यायाधीश या जजों की संख्या है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा किस हाई कोर्ट में जजेस हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, प्रयागराज। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ये वाला हो गया और एक ये। ठीक है, ये दो याद रखना, बाकी भी याद रखने वाली बात है, एक बार ओरली पढ़ लेना, लेकिन ये अभी इस स्लाइड में ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार केवल संसद को है। ये तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ही था कि उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करते हैं, तो संसद करते हैं। ठीक है,
और सर्वोच्च न्यायालय की अगर खंडपीठ बनानी हो, वो भी कौन करता है? संसद ही करता है। और कैसे करता है? तो सीजेआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हिंदी में मुख्य न्यायाधीश जो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो राष्ट्रपति से कहेंगे कि हमें कुछ और भी न्यायालय चाहिए, बोल सकते हो कि इसकी खंडपीठ चाहिए, इसकी ही एक ब्रांच चाहिए हमें, और भी यहाँ पर काम ज्यादा है, और बोल सकते हो कि यहाँ पर काम हो नहीं पा रहा लोगों को कठिनाई हो रही, जनता को परेशानी हो रही, तो एक और खंडपीठ चाहिए। तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? जाएंगे किसके पास में? तो राष्ट्रपति जाएंगे संसद के पास में, और संसद से कहेंगे कि एक खंडपीठ और चाहिए, और वो फाइनली खंडपीठ उनको, अगर संसद में बिल पास हो गया तो उनकी खंडपीठ उन्हें दे दी जाएगी। मतलब एक बिल्डिंग बना के दे दी जाएगी, और जिस शहर में कहेंगे उस शहर में दे दी जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त संबंधी प्रावधान काय में है? तो अनुच्छेद 220 में। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए, उच्च न्यायालय से याद रखना हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट की बात की जाए, जो सेवानिवृत्त अर्थात जो रिटायर्ड जो जज हैं, उनके मतलब उनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो काय में है? तो अनुच्छेद 220 या आर्टिकल 220। ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगर बात की जाए उच्च न्यायालय के जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट है उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जाती है। अपर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो केवल 2 वर्षों के लिए ही की जाती है। किसमें? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में। अगला पॉइंट, 15वें संविधान संशोधन, या बोल सकते हो इसको 15वें, हाँ एक ही बात है, 15वें संविधान संशोधन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है। सुधार हुआ, जो संशोधन किया गया 1963 में हुआ था ये, द्वारा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ के 62 वर्ष की गई है। मतलब उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी बात की जाए तो ये कब रिटायर होंगे, किस एज में? तो 62 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। जब संविधान बना था तो इनकी आयु 60 वर्ष रखी गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु से संबंधित प्रश्न का विनिश्चित राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर करते हैं। मतलब उनकी आयु से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उच्च न्यायालय के, वो सब राष्ट्रपति किससे डिस्कस कर लेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर घटाया जा सकता है। मतलब घटाया जा सकता है, या बोल सकते हो यहीं पर हटाया भी जा सकता है। प्रक्रिया महाभियोग। ठीक है। अगर वो असमर्थ हैं, आ नहीं पा रहे, कदाचार अर्थात वहां पर शिष्टाचार का परिचय नहीं दे रहे, मनमानी चला रहे। नहीं, जॉली एलएलबी देखी थी? जॉली एलएलबी 2 देखी है? उसमें जो वो होते हैं जज साहब जो बैठे होते हैं चेयर पे है के, और जज साहब कहते हैं कि 5 बज गया, वकील साहब बोलते 5 बज गया, अब अगली सुनवाई अगली तारीख पे। कि ऐसे कैसे? कोर्ट हमारी, कल हमारी बेटी की शादी आ रही, तो ये फैसला होके रहे, वो बैठ जाते, धरना देने लगता है वहीं पे वकील जो होते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे जज साहब, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे, क्या आप तुगलक हो? तुगलक बोल देता है ना, तो उसमें विवाद होता है, धरना बैठ जाते हैं। लेकिन लास्ट में सुनवाई होती है। तो वैसा ही कुछ है। अगर ऐसा कुछ देखो करने के लिए जज साहब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट का टाइम केवल 5 बजे तक का ही है। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, अभी बीच में कुछ इतना ज्यादा अपना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय काम कर रहे थे कि रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक उन्होंने काम किया है। ठीक है। तो ऐसे भी काम होते रहते हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई, लेकिन अगर फिर भी कुछ भी कदाचार या असमर्थता हुई तो उनको हटाया जा सकता है या संख्या उनकी कम की जा सकती है। अगला पॉइंट है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं।
इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर कोई मान लिया जज साहब हैं, काहे के, हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश हैं और उनका ट्रांसफर करना है, तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। और किनकी सलाह पर करेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उससे रिलेट करके रखना। तो उनसे सलाह लेंगे कि अरे यूपी वाले ये बहुत बढ़िया है, इनको जरा मत में महाराष्ट्र में भेजो, क्राइम ज्यादा हो रहा। बता रहे उदाहरण के तौर पे, ऐसे ही, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। उन्होंने कहा कि ये वाले बढ़िया है, तो उन्होंने तुरंत उनको बुलाया और कहा महाराष्ट्र में करवा दिया। और सलाह किसने दी थी? मुख्य न्यायाधीश ने। और किया किसने? राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो ये बात रही। अगला पॉइंट है, वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी का निर्देश दे सकते हैं। अगर वित्तीय आपातकाल है, वैसे कटौती की नहीं जाती है, ठीक है, क्या कटौती नहीं की जाती है वेतन की, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी जो चाहें तो ये चाहें तो इनके वेतन में कुछ क्या कर सकते हैं? कुछ कमी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी तो 1 रुपए नहीं काट सकते हैं, इनमें कुछ कमी कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई ऐसी ऐसी समस्या है, वित्तीय आपातकाल लगा, या बोल सकते हो फाइनेंस इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत पैसा आपका रोका जाएगा या काटा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, संविधान के प्रारंभ के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब संविधान क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, बना ही था, उस समय भारत में जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी संख्या कितनी थी? 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है क्या कि उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। अब उच्च न्यायालय की चाहे सैलरी देनी हो, चाहे क्या सैलरी देनी हो, या उनको किसी भी प्रकार से भत्ते देने हो, या वहां पर प्रशासन व्यवस्था में जो भी खर्च आ रहा हो, जैसे कि वहां जैसे कि कोई स्टेनो वगैरह की जॉब है, ठीक है, ग्रुप डी की जैसे चपरासी वगैरह की जॉब है, तो इनकी जो सैलरी होगी या फिर जो भी होगा खर्चा पानी जो भी होगा कोर्ट के अंदर का, वो सब कौन देगा? तो कौन देगा? राज्य की संचित निधि से। और अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो केंद्र की संचित निधि से। ठीक है, अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। ठीक है, अगर बात की जाए, ये शब्द, दलित शब्द का अर्थ ये होता है दबा हुआ और कुचला हुआ, कि समाज का एक ऐसा तबका जो दबा हुआ रहा और कुचला हुआ रहा, मतलब समाज के जो अपर लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उन लोगों ने इन लोगों को, दलित लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया, जिस वजह से इन्होंने अपने आप को ही नाम दे दिया कि हम दलित। दलित यहाँ पर किसी एक जाति का नाम नहीं है, वो सभी समाज के तबके, चाहे वो अपर कास्ट में भी हो, जिनके पास पैसा नहीं, बेहू दबे कुचले होता है, समझ रहे? आजकल इज्जत काहे की है? जिसके पास पैसा है। आदमी अगर तुमसे पूछ रहा है, पता है ये सच्चाई है बेटा, तुम सुनना ध्यान से, ये सच्चाई है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है और भैया क्या कर रहे हैं सनी, या क्या कर रहे हो भाई, तो इसका मतलब वो ये नहीं जानना चाह रहा कि तुम कर क्या रहे, वो ये जानना चाह रहा है कि तुम्हें हमें इज्जत कितनी देनी है, तुम्हारी औकात कितनी है, और उस औकात के हिसाब से तुम्हें इज्जत कितनी देनी है। वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे, तुमने कह दिया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हें इज्जत हमें कितनी देनी है। भाई बोलना है कि सनी बोलना है कि कायरे है बे, ये बोलना है, तो ये डिपेंड करता है, और ये सच्चाई है समाज की। ठीक है, तो ऐसे ही दलित समाज के साथ में हुआ था, तो मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट थी उन्होंने इस शब्द को बंद किया था। अब आपसे प्रश्न ये है कि जो दलित समाज के अलावा गांधी जी ने एक नाम दिया था दलित समाज को, वो नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब है, ऑनलाइन वालों आप भी कमेंट्स में लिखिएगा।
उन गांधी जी ने जो उनको नाम दिया था वो दिया था हरिजन, हरि के जन, ठीक है, भगवान विष्णु के, हाँ सेना, सब आए तो भगवान विष्णु की सेना, तो उन्होंने ये नाम दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। वो तो सभी को पता है, कैसे है? 33+1। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला पॉइंट, केशवानंद भारती मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ गठित की थी, ठीक है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। मतलब एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, बहुत बड़ा केस है, अलग क्लास में बताएंगे, इस क्लास में नहीं, बस थोड़ा ओरली बताए दे रहे हैं कि संविधान का ढांचा, इसका जो सार निकला था वो यही था कि संविधान में चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो बदलना नहीं चाहिए। और इसी में कहा गया कि प्रस्तावना, पहले कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है, फिर इसमें कह दिया गया प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, ठीक है। इतनी बात इसमें हुई थी। और जो बात की जाती है, इस पॉइंट में बात की गई कि अभी तक की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें से सबसे बड़ी हाई कोर्ट में सबसे बड़ी जो पीठ है, मतलब बहुत सारे जजों की संख्या, बहुत सारी बोल सकते हो वकील, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर इस केस की सुनवाई हुई थी, ठीक है। और जजों की संख्या कितनी थी? 13। अगला पॉइंट है, किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ का मतलब अगर आपको याद हो, शब्द हमने कल बताया था आपको, एडहॉक के बारे में बताया था कि अगर काम ज्यादा है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अगर काम ज्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे या बोल सकते हो मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो क्या कहेंगे राष्ट्रपति से, हमें कुछ और भी जजों की जरूरत है, जिसको एडहॉक बोलते हैं, ऐसे कुछ जज हमें दे दो तो हम थोड़ा काम मेरा आसानी से हो जाए और जल्दी निपट भी जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे, उच्च न्यायालय से कुछ जज लिए जाएंगे और लगभग 25 जजों की जो संख्या होगी वो उनको सलाह देगी कि ये जज साहब बढ़िया है, इनको चाहो बना दो, वरिष्ठ भी हैं, अनुभवी भी हैं और कानून के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो फाइनली फिर उनको क्या बना दिया जाएगा? एडहॉक बना दिया जाएगा, या फिर बोल सकते हो हिंदी में तदर्थ न्यायाधीश बना दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही करते हैं, मुख्य न्यायाधीश केवल सलाह देते हैं, ठीक, ये बात रही। अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? हाँ वो तो सभी को पता, सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 वर्ष, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद के अनुसार होता है कि इनको कितनी सैलरी देनी है, लेकिन दी काय से जाती है उच्चतम न्यायालय की? तो केंद्र सरकार की संचित निधि से, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो हम लोग परामर्श लेते हैं उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से, या सर्वोच्च न्यायालय कहीं से लेता है परामर्श, राष्ट्रपति जी से लेता है या संसद से लेते हैं, तो ये जो परामर्श शब्द जो आया है, किसी से परामर्श लेना, सलाह मशवरा लेना, ये सब कहां से आया है न्यायालय में? तो कहां से? कनाडा के संविधान से, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या, देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। अगर संविधान में किसी भी प्रकार से कोई भी मैटर फंसता है तो उसकी अंतिम व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ठीक है। अगर पता चला कि राष्ट्रपति जी का पद खाली डला है तो ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर कौन बनते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जी का भी पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में कौन बनते हैं? हैं? बताओ भाई। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या ऐसा कभी हुआ है? बताओ भाई, ऐसा कभी हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हुई थी, जो भारत के राष्ट्रपति थे, और उनकी मृत्यु के बाद में
जो उस टाइम के बोल सकते हो कि उपराष्ट्रपति थे, वो थे कौन? वीवी गिरि जी। ठीक है, वीवी गिरि जी उपराष्ट्रपति थे। वो कुछ दिन रहे, उन्होंने देखा कि मजा आ रहा राष्ट्रपति के पद को लेके, याद आई क्लास वाली कि मजा आ रहा भाई, फील आ रहा है यहाँ पे, तो वो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देते। अब राष्ट्रपति का भी पद खाली और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली। तो ऐसी स्थिति में उस टाइम के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला, क्या नाम था? मोहम्मद हिदायतुल्ला। और वो क्या करते हैं, वो बना दिए जाते हैं राष्ट्रपति के पद के पदभार बना दिए जाते हैं। मतलब अब वो कार्यभार राष्ट्रपति के पद के वो देखते हैं, और अगली बार होता है फिर चुनाव, और चुनाव में फाइनली वीवी गिरि जी जीत के आ जाते हैं और राष्ट्रपति भारत के बन जाते हैं। ठीक है, ये कहानी उस वाली क्लास में बताई थी राष्ट्रपति वाले में। चलो भाई अगला पॉइंट, लोकहित। भारत में लोकहित को प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को जाता है। लोकहितवाद मतलब लोगों के हित के लिए वाद विवाद करने की जो ये प्रथा आई थी, इसके अगर बात की जाए कि इसका प्रमुख श्रेय किसको जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसी लोगों के हितों की बात करने के लिए प्रमुख श्रेय किसको जाता है, तो पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी को। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में चलित न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, या इसी को बोलते हैं चलित न्यायालय को क्या, बताओ भाई? मोबाइल कोर्ट। हाँ, चलित न्यायालय का जन्मदाता किसे कहा जाता है? न्यायमूर्ति भगवती को, यही है ऊपर वाले। ठीक है, न्यायमूर्ति भगवती जी को चलित न्यायालय। अब चलित न्यायालय में क्या होगा कि जैसे कि कोई गांव में विवाद हो गया, तो कुछ ऐसे न्यायाधीश होंगे जो बोल सकते हो कि न्यायाधीशों ने देखा कि ये बढ़िया लग रहे हैं हमें और ये मैटर को निपटवा देंगे, कोई वरिष्ठ वकील है, उनको भेज दिया, वहां पे वो गए और समझौता करा दिया और वहीं पर मैटर खत्म। ठीक है, ये तो कायदे में आ जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये तो पता ही है। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय की आज तक की सबसे बड़ी पीठ केशवानंद भारती बनाम भारत संघ राज्य वाली बनी, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय को देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अन्यत्र भेजने का अधिकार है। मतलब पूरी तरह से वो हस्तक्षेप भी कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। भाई वो तो सुप्रीम है भाई। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या जज होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई। और आज की क्लास जो अपनी है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में ये जो चैप्टर है अपना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय और कैग के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, इनके जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम से रिलेटेड, या बोल सकते हो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे 20 से 25 प्रश्न निकालेंगे, उनकी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद साथियों।